हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत परवीन, मौसूबे उर्दू मारवाड़ी कॉलेज। मैं आज बीए सेमेस्टर 2 का क्लास लेने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जदीद नज़्म। जदीद नज़्म किसे कहते हैं आज हम लोग देखेंगे और उसके इर्तिका पर रोशनी डालिए, है ना। ये इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो जब कोई वाक़या, कोई तजुर्बा या कोई सबक आमोज़ किस्सा तसलसल के साथ सीरी हैयत में बयान किया जाता है तो उसे नज़्म कहते हैं। नज़्म के माने होते हैं मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना, है ना। इसी लग़वी माने से इस लफ्ज़ को इस सिर्फ शायरी यानी नज़्म के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जो नज़्म अपनी तमाम फ़नी खूबियों के साथ और जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो जाए वो जदीद नज़्म कहलाती है ना। तो जदीद नज़्म देखें, अब हम लोग इसको इर्तिका देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। इर्तिका जदीद नज़्म यूरोप की देन है। फ़िक्र और फ़न दोनों सतह पर ये यूरोप से आई है, यानी मगरिब से आई और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ हुक्मरानों के ज़रिए हिंदुस्तान में आई। 1947 से पहले ग़ुलामी से आज़ादी के लिए भारत के हिंदू और मुसलमान लगातार कोशिश करते रहे हैं। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के छोटे बड़े बादशाहों और राजाओं को शिकस्त देते चले गए। शिकस्त के सबब बहुत सारे बादशाहों और राजाओं में ग़ुलामी से आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ। इसी जज्बे के नतीजे के तौर पर 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान में बगावत हुई। अंग्रेज़ हुक्मरान और राजवाड़े के दरमियान ज़बरदस्त जंगें हुई, है ना। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफ़र इस वक्त लाल किला दिल्ली के बादशाह थे। अंग्रेज़ों ने उसको कैद कर लिया और उनके बच्चों के सर कलम कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में जो खून खराबे हुए उसका असर ये हुआ कि अंग्रेज़ जो कुछ भी करते हिंदुस्तानी अवाम उनको मान लेते। चूँकि ज़हनी तौर पर, साइंसी तौर पर और फ़िक्री तौर पर वो हिंदुस्तानियों से बेहतर थे, इसलिए वो जो कुछ भी लिखते पढ़ते और करते थे वो हिंदुस्तानी अवाम को अच्छा लगने लगा। शायरी में और अदब में उनके ख़यालात बहुत साफ़ सुथरे हुआ करते थे। ये बातें भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानों के शायरों को अच्छी लगी, उर्दू दानों को भी अच्छी लगी और इसी फ़िक्र व नज़रिए से जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ हुआ। 1857 ईस्वी की बगावत के बाद हिंदुस्तान के शायरों और अदीबों में दो तरह की फ़िक्री धाराएँ साथ साथ चलती हैं। कुछ अदीब व शायर ऐसे थे जो मगरिब से आई रोशनी को कबूल कर रहे थे और कुछ शायर व अदीब ऐसे थे जो मगरिब की ग़ुलामी को किसी भी सूरत में कबूल करना नहीं चाहते थे। जिन अदीबों और शायरों ने मगरिब परस्ती को कबूल करने से इनकार किया उनके ख़यालात और अफ़कार भी आला है, लेकिन उनके यहाँ जदीद नज़्म की रवायत देखने को नहीं मिलती है। वो इसी अंदाज़ से शायरी करते रहे जिस अंदाज़ से पहले करते थे। शायर कसीदा, मर्शिया, मसनवी और गज़ल रवायती अंदाज़ में लिखते रहे। दूसरी तरफ जिन्होंने मगरिब की लालटेनों से रोशनी कबूल की वो रवायती अंदाज़ से हटकर नई तामीर व तश्कील के साथ लिखना शुरू किया और ऐसे बेशतर लिखने वाले मरहूम दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे और इन सभी तालिब इल्मों के उस्ताद अंग्रेज़ हुआ करते थे। मास्टर रामचंद्र, सर सैयद अहमद खां ज़काउल्ला और मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसी कॉलेज के तालिब इल्म हैं जिन्होंने जदीद नज़्म के लिए राहें हमवार की और उनका साथ देने के लिए उस वक्त के जदीद फ़िक्र व नज़र से आरास्ता व पैरास्ता बड़े अदीब, शायर और तनकीद निगार अल्ताफ़ हुसैन हाली पेश रहे। दिल्ली कॉलेज से जदीद नज़्म की शुरुआत हुई, लेकिन बगावत के बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो वहाँ शायर और अदीब जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इन शायरों और अदीबों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक ऐसा नाम है जिनको अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ जदीद नज़्म का इमाम कह सकते हैं। जब दिल्ली में 1857 ईस्वी की तबाही के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर को गद्दारी के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ों ने तोप से बांध कर उड़ा दिया तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के दीवान और बाकी कागजात को लेकर दिल्ली से भाग गए और कुछ दिनों के बाद वो लाहौर पहुंचते हैं। उस वक्त लाहौर हिंदुस्तान का एक ऐसा हिस्सा था जहां उनकी मुलाकात कर्नल हॉलराइट से होती है। कर्नल हॉलराइट मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सलाहियत से काफ़ी मुतासिर हुए और इसी दरमियान अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम 1872 ईस्वी में अमल में आया। कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में बच्चों की दर्स व तदरीस के लिए बहुत सारी बुनियादी और अहम किताबें लिखी गई और आसान उर्दू ज़बान में लिखी गई।
उनकी ख़ास हिदायत थी कि ज़बान साफ़ सुथरी और सादा होनी चाहिए। नस्र की ऐसी ही किताबें जिनको हम उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं के नाम से जानते हैं, किताबें लिखी गईं। अंजुमन पंजाब लाहौर के ज़ेर एहतमाम मुतय्यन उन्वानात के तहत नज़में लिखी गईं। गोया जदीद नज़्म की पहली खूबी थी कि जो शायरी की जाती थी उसमें उन्वान हुआ करता था। इसको तरक्की देने के लिए लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब में एक सिलसिला चल पड़ा। शायरों को पहले एक उन्वान दे दिया जाया करता था और उस उन्वान पर शुरा नज़में लिखते थे और मुशायरों में सुनाते थे, जिसे हम तहरीर मुशायरा कहते हैं। मुशायरे की कदीम रवायत में तहरीर गज़ल कहने की रवायत थी, लेकिन अंजुमन पंजाब की तहरीक पर तहरीर नज़्म का आगाज़ हुआ और यहीं से बाज़ाब्ता जदीद नज़्म की इब्तिदा होती है। फ़िक्री व फ़नी दोनों सतह पर इस तरह की नज़में लिखी और लिखने का रुझान दिल्ली, पंजाब के अलावा बरसग़ीर के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में फैल गया और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान के शायरों को अच्छी लगने लगी। फिर फ़िक्र व फ़न दोनों सतह पर इस तहरीक में नए तजुर्बे होते चले गए और इसके तजुर्बे अभी भी देखे जा सकते हैं। इसी उन्वान पर मुक़म्मस, मुशद्दस और दूसरी शेरी हैयतों को सामने रख कर अशार कहे जाते थे। इसमें मरकज़ी ख्याल का इतना लिहाज नहीं रखा जाता था। आगाज़ व इर्तिका के साथ नुक्ता उरूज का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे नज़्म निगारी के फ़न में तजुर्बे होते चले गए, इसके नए नए तकनीकी व फ़नी पहलू भी निखरते और संवरते चले गए। गोया जदीद नज़्म की तारीफ़ और इसके इर्तिका को अगर नुक्तों में समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक उन्वान या मौजू के तहत जदीद नज़्म का आगाज़ होता है। जदीद हालात व वाक़यात की अक्कासी इसमें की जाती है। मगरबी अफ़कार व ख़यालात से मुतासिर होकर जदीद नज़्में कही जाने लगी। यही हमारा जदीद नज़्म है, यही हमारा जदीद नज़्म है। अगले हम लोग क्लास में किसी और टॉपिक पर बहस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।